हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे लेकिन खत्म नहीं करेंगे। जो बात बताएंगे एकदम सही बताएंगे, जो बताएंगे उससे करके दिखाएंगे। यदि आप अपने पेपर में 100% स्कोर करना चाहते हो, आपका टारगेट 100 है, तो वो भी कंप्लीट कराऊंगा, वो भी आपको दिलाऊंगा। जैसा बताऊंगा वैसा आपको करना है। भले ही अक्टूबर लग गया है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से अपने रिजल्ट को बहुत ही अच्छा ला सकते हो। यदि आप चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा करना, तो हम जैसे बताएंगे वैसे आपको करना है। पहला काम आपको करना है, चैप्टर नंबर 1 को हम एक ही क्लास में कंप्लीट कराएं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस वीडियो को देखना है। हम बेसिक क्लास का एक प्ले लिस्ट कंप्लीट किए हैं। बेसिक क्लास, ठीक, बेसिक क्लास, ठीक, बेसिक क्लास का हम एक प्ले लिस्ट बनाए हैं। वहां से आपको उस बेसिक क्लास को देख लेना है। बेसिक क्लास को देखने के बाद जैसे कि आपको, जैसे इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इससे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, आप इसका नाम नहीं पढ़ पाते हो, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और कैल्शियम का 20 होता है और कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक। आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं है तो उसका भी मैंने ट्रिक से वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सारे तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। और जैसे आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, आपको धातु, अधातु, उपधातु को पहचानना बहुत ही आसानी से आना चाहिए। तो मैंने धातु, अधातु, उपधातु, उपधातु के ऊपर एक वीडियो बनाया हूं ट्रिक के साथ। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप धातु, अधातु, उपधातु को बहुत ही आसानी से पहचानना सीख जाएंगे। और आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता वो भी आ जाएगा। तो हम आपको बेसिक क्लास का प्ले लिस्ट दे रहे हैं, उसमें जितनी वीडियो हैं लगभग 8 से 10 वीडियो हैं। यदि आप 8 से 10 वीडियो को देख लेते हैं, लगभग 20 से 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, इस प्रकार की वीडियो हैं। लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। यदि आप 3 घंटा देने के लिए तैयार हैं तो आपका रसायन विज्ञान बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो पहले इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। यदि आपको क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका बेसिक अच्छा नहीं है। जब बेसिक अच्छा नहीं है तो आप कभी भी समझ नहीं सकते हो। तो बेसिक अच्छा करने के लिए मैंने बेसिक क्लास का एक प्ले लिस्ट कंप्लीट किया हूं। उस प्ले लिस्ट में जा करके आपको सारी वीडियो को देखना होगा। उसके बाद आपको चैप्टर को कवर करना होगा। आप बहुत ही आसानी से सीख पाओगे, समझ पाओगे और अपने क्लास में टॉप कर पाओगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो सिखाऊंगा 100% सिखाऊंगा, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल, क्षार, लवण को, इन तीनों को, मतलब चैप्टर नंबर 2 को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 3 लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हम अम्ल को कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 2 में हम क्षार को कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 3 में हम लवण को कंप्लीट करेंगे। मतलब लेक्चर 1 में हम अम्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और लेक्चर 2 में हम क्षार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, लेक्चर 3 में हम लवण के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इस प्रकार से अम्ल, क्षार, लवण को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम संपूर्ण जानकारी अम्ल के बारे में लेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10th आपका जो है आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल क्या होता है।
अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एक प्रश्नली है, ठीक। हम इसमें क्या डालेंगे? नीला लिटमस डाल देते हैं। चलिए हम इसमें नीला लिटमस डालते हैं। ये आपका नीला लिटमस है, ठीक। और इसके अंदर क्या है? अम्ल है। क्या है? इसके अंदर आपका अम्ल है, ठीक। अब अम्ल में हम मान लेते हैं इसके अंदर जो अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। इसमें क्या है? अम्ल है। ध्यान से समझिएगा, जो सिखा दूंगा 100% सिखा दूंगा, ठीक। इसके अंदर क्या है? अम्ल है, ठीक। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक। जैसे आम क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, ठीक। तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये आपका नीला लिटमस मैंने डाला है। किस में डाला है? अम्ल में डाला है। ये अम्ल है, ठीक। क्या है? इस अम्ल को जो इसके अम्ल के संपर्क में आएगा, जो नीला लिटमस है, इसका भाग जो है क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक। ध्यान समझिएगा, लाल कर देता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जो नीले लिटमस, मैंने नीला लिटमस डाला अम्ल में, जो अम्ल के संपर्क में भाग है, इतना जो भाग है इसका अम्ल के संपर्क में आया, यहाँ तक अम्ल है, इतना भाग क्या आया? अम्ल के संपर्क में आया। जो अम्ल के संपर्क में भाग आया उसे क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है, अम्ल कहलाता है, ठीक। तो हम समझते हैं कि अम्ल आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड, फार्मिक अम्ल, ठीक। इतना मैंने आपको एग्जांपल दिया हूं। अब आपको जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड, फार्मिक अम्ल, मैंने सारे कंपाउंड का नाम पढ़ दिया, जिससे कि आपको किसी भी कंपाउंड का नाम पढ़ने में समस्या ना आए, ठीक। यदि आप इन सारे कंपाउंड का नाम पढ़ना चाहते हो ट्रिक से, तो मैंने सारे कंपाउंड का नाम ट्रिक्स याद करने वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम आर्नियम सिद्धांत के अनुसार समझते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे जलीय विलयन में घोलने पर H+ देते हैं। जैसे कि यहाँ H2SO4 है, यहाँ एक्वस में घोल रहा हूँ, जलीय विलयन में घोल रहा हूँ। जैसे मैंने जलीय विलयन में घोला, H2H+ और SO4 में टूट गया। क्या है? H+ में टूट गया है। देखिए H+ देते हैं। H+ के अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं। यहाँ देखिए केवल H+ दिया है और इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं है। इसमें और कोई भी ऐसा चार्ज नहीं, कोई भी आयन नहीं जिसमें H+ आयन हो, ठीक। तो मतलब H+ आयन के अतिरिक्त है, माइनस आयन है, लेकिन यहाँ कह रहा है H+ आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन नहीं देते हैं, ठीक। अम्ल कहलाते हैं, ठीक। हम समझते हैं कि अम्ल आपको समझ में आ गया। जैसे कि H2SO4 है, यहाँ से जैसे टूटा A2H+, जितना यहाँ ऊपर चार्ज होगा इतना यहाँ प्लस में होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 2H+ में टूट गया और SO4 -2 हो गया, ठीक। सल्फेट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे सल्फेट बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक। यहाँ इसी प्रकार से मैंने हाइड्रोजन साइनाइड को लिया। हाइड्रोजन साइनाइड जो है H+ मतलब हाइड्रोजन आयन और साइनाइड में टूट गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि आपको अम्ल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के यानी कि ऑफ, अम्ल का मतलब एसिड। अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। पहला काम, अम्ल का जो गुण होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है भैया। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ देखिए ये नीला लिटमस था, जैसे मैंने अम्ल में डाला, इसका जो नीचे वाला भाग है जितना अम्ल के संपर्क में आया उसका वो भाग क्या हो गया? लाल हो गया, ठीक। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और ठीक, अम्ल जलीय विलयन में घोलने पर H+ देते हैं। मैंने इसे जलीय विलयन में घोला, यहाँ देखिए एक्वस में मैंने घोला, H+ दिया, और यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड है, H+ दिया और Cn- में टूट गए, मतलब H+ दे रहा है, ठीक। जो अम्ल होगा हमेशा H+ देगा, जो क्षार होगा OH- देगा, ठीक। देखिए
अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होगा उसका पीएच मान जो है हमेशा 7 से कम हो, यानी कि 7 अधिक हो, जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। और जो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और जो क्षार का होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है क्षार का। क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, ठीक, 7 से अधिक होता है। और जो अम्ल का होता है 7 से कम होता है, ठीक। और जो उदासीन होता है उसका जो 7, उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक, उदासीन का जो पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक, उदासीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, जब 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, जब केवल 7 होगा तो उदासीन होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक। अब हम कुछ अम्ल के रासायनिक गुण देखें। यहाँ देखिए जैसे धातु के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। अब यहाँ क्या है? धातु आया। अब आपको पता होना चाहिए धातु कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे या फिर क्या है? आयरन है, ये आपका धातु है। हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल होता है, इस टेबल को आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को हम यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरेनियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, जो 8 एलिमेंट है, इस 8 एलिमेंट जो होते हैं आपके उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। और इस साइड के जितने भी एलिमेंट हैं आपके क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। इस साइड के जितने भी एलिमेंट हैं आपके क्या होते हैं? अधातु होते हैं, ठीक। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट जैसे या फिर लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, ठीक। तो चलिए यहाँ देखिए या फिर यानी कि आयरन, आयरन का हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब एफ ई क्या, जब एफ ई आपका HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा फेरस क्लोराइड बनाएगा या फिर Cl2, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, ठीक। इसी प्रकार से जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देगा और यहाँ से H2 गैस निकलने लगेगी। देखिएगा यहाँ ये जिंक जो है ये आपका प्लस वाला है, यानी कि धातु है, ठीक। और SO4 जो है आपका माइनस है, ठीक, यानी कि अधातु कंपाउंड है, ठीक। अब ये दोनों आपस में मिल करके यहाँ जिंक सल्फेट बनाया और यहाँ से H2 गैस निकलने लगी, ठीक। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब यहाँ हम कुछ जैसे कुछ हम और अलग से हम आपको रिएक्शन दे बता सकते हैं जिसकी बैलेंसी फिक्स होती है तो रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम जैसे कि हमारा पीरियोडिक टेबल है, क्या ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा इस ग्रुप में एलिमेंट है, सारे एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, +1 होती है। यदि आपको बैलेंसी पता नहीं तो आप बेसिक क्लास के प्लेलिस्ट को कवर कर लीजिए। ये आपका सेकेंड ग्रुप है, इसकी बैलेंसी 2 होती है, ठीक। जो आपका थर्ड ग्रुप होता है इसकी बैलेंसी जो होती है 3 होती है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही बैलेंसी कहलाती है और इसकी बैलेंसी 4 होती है, ठीक। तो यहाँ तक हम बस इतना समझते हैं। इस ग्रुप से आप कोई भी, जैसे सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, इस ग्रुप से आप कैल्शियम लेते हैं, इसकी बैलेंसी 2, मैग्नीशियम की बैलेंसी 2। तो यहाँ इस बैलेंसी के बेस पर रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ देखते हैं हम, जैसे हम सोडियम की बैलेंसी क्या है, इस सोडियम के ऊपर जो चार्ज होगा +1 होगा, और यहाँ जो Cl होता है, Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है, क्योंकि हमारा अधातु होता है। यहाँ हम आपको बता देते हैं, यहाँ देखिए इसकी बैलेंसी +3 होती है। इस कंपाउंड, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे ये आपके अधातु हैं। अधातु के साथ हमेशा जो धातु होता है उसके साथ प्लस हमेशा लगता है, ठीक। और जो हमारा अधातु है उसके साथ हमेशा माइनस लगता है, ठीक। अब यहाँ देखिए जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज लेगा और सोडियम से रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसकी संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा
सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलने की जो गैस होती है हमेशा H2 के रूप में होता है, इससे बैलेंस कर सकते हैं। जब यहाँ बैलेंस करेंगे तो हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ 2 सोडियम होगा और यहाँ अगर हम 2 लिख देंगे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, सारा कुछ बैलेंस होगा। इस रिएक्शन को आप दे सकते हैं। ठीक, इसके स्थान पर धातु के साथ अपक्रिया, इस रिएक्शन को आप यहाँ लिख सकते हैं। एक रिएक्शन हम और आप लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो बैलेंसी होती है +2 होती है, हम इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और उसके बाद H2 गैस मुक्त होने लगी, यानी कि निकलने लगेगी बाहर। ठीक, अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि देखिए यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हो गया, मैग्नीशियम 1। इस प्रकार से आपका भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। ठीक, तो चलिए इतना हम आपको समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ मैंने आपको बताया धातु के साथ अपक्रिया, आप इसे नोट कर सकते हैं, हम इसे साफ कर देते हैं। यहाँ मैंने आपको सिखाया धातु के साथ अपक्रिया। ठीक, यहाँ मैंने धातु के साथ अपक्रिया कराया। अब आगे चलते हैं, धातु के साथ अपक्रिया किसका हुआ है, अम्ल का रिएक्शन हुआ है। अब यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे धातु कार्बोनेट का, किसके, अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जो यहाँ हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ धातु कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, अम्ल के साथ। अम्ल में मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, यहाँ से HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ से कैल्शियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, CO3 यानी कि कार्बोनेट होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए कैल्शियम जो है HCl से मिल करके बनाया कैल्शियम क्लोराइड बनाया, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक, क्योंकि कैल्शियम देखिए कैल्शियम और HCl से जब मिलेगा तो कैल्शियम के ऊपर जो +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ हमारा बन, इसकी जो चार्ज है यहाँ जाता है, इसका चार्ज जो है यहाँ जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ CaCl2 यहाँ बनता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ CaCl2 बनता है। इसके बारे में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक क्लास के प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए CO3 बचा, आपका क्या बचा, CO3, यहाँ से H2 बचा, यहाँ से H2 यानी कि 2H है, और यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन लेकर के यहाँ बनाया जल, यानी कि लिक्विड जल बन गया, और यहाँ CO2 बना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, इस प्रकार से आपका कंपाउंड बना। इसी प्रकार से यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। यदि आप इस प्रकार के कंपाउंडों का नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, यानी कि हम पूरे प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे बेसिक क्लास का। वहाँ से देखने के बाद आप सारे कंपाउंड का नाम स्वयं से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक, अब देखिए कैल्शियम यहाँ है, देखिए ध्यान से, यहाँ से कैल्शियम लिया, यहाँ से HCl बनाया कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और यहाँ से देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ HCO3 का होल ट्वाइस है, क्या है, HCO3 का होल ट्वाइस है भैया। जब HCO3 का होल ट्वाइस है यानी कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ से देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लेकर के यहाँ से हम 4, यहाँ देखिए क्या है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ देखिए कार्बन 2 है, और यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ से देखिएगा हम 4 हाइड्रोजन लेंगे, देखिए क्या लेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिखिए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 4 हाइड्रोजन लेंगे और 2 ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ बनाएंगे H2O, और उसके बाद यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ मैंने 2 कार्बन लिखा, और यहाँ 4 ऑक्सीजन मिलकर के बनाए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ धातु की हमारा कैल्शियम एक प्रकार का धातु है, इसमें ऑक्सीजन लगे यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ कैल्शियम, जब यहाँ कैल्शियम मिल करके क्लोराइड से बनाया कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन बचा, यहाँ हाइड्रोजन मिल करके यहाँ जल बनाया। ठीक,
ठीक। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ से Mg क्या है, यहाँ से Mg से SO4 के साथ मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 मिलकर के यहाँ आपका जल बना लिया। इस प्रकार से आपको रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक, मैंने आपको तीन तरीके से समझाया। पहला आपको मैंने धातु के साथ अब क्रिया कराया, सेकेंड में मैंने आपको धातु कार्बोनेट, देखिए धातु कार्बोनेट, धातु का मतलब यहाँ हो सकता है सोडियम हो सकता है, जैसे यहाँ कैल्शियम के स्थान पर सोडियम ही आप लें, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो और रिएक्शन करा सकते हो। ठीक, धातु, धातु यहाँ Ca के स्थान पर कुछ भी ले सकते हो। अब कार्बोनेट का मतलब CO3 होता ही है। अब यहाँ देखिए आगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ देखिए ये आपका धातु है, यहाँ CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, या क्या कहते हैं यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ठीक, कंपाउंड का नाम पढ़ने में आपको समस्या ना है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो एक कैल्शियम, इसे बोलते हैं कैल्शियम, इसमें ऑक्सीजन है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ देखिए Ca इसके साथ मिला तो यहाँ बनाया कैल्शियम क्लोराइड बनाया, और यहाँ से ऑक्सीजन मिल करके इसके साथ बना लिया जल। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ से Mg SO4 के साथ मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट बनाया यहाँ, और उसके बाद यहाँ O, देखिए O और H2 से मिलकर के यहाँ जल बनाया। इस प्रकार से आपको मैंने 3 तरीके से रिएक्शन कराया। पहला मैंने आपका रिएक्शन कराया धातु के साथ, दूसरा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तीसरा धातु ऑक्साइड के रिएक्शन कराया। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं धातु अम्ल के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, अम्ल का कुछ उपयोग देख लेते हैं। चलिए, अम्ल के उपयोग, अम्ल का यूज कैसे किया जाता है। ठीक, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक, H2SO4, ठीक, एक प्रकार का अम्ल है, यहाँ फार्मूला लिखा गया है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में और प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे खाद वाद हो गई, और बैटरी में, और पेट्रोलियम उद्योग, प्लास्टिक और कृत्रिम रेशम आदि बहुत चीज़ों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 को सोने तथा चांदी के शोधन में, मतलब उसे शुद्ध करने में, उसे शोधन करने में, उसे एकदम सही तरीके से बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, उर्वरक यानी कि खाद बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया, औषधि, ठीक, दवाई बनाने में, विस्फोट यानी कि गोला बारूद बनाने में इसका उपयोग किया, बनाने में इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक, नाइट्रिक अम्ल को सोरे अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे सोरे KNO3 से बनाया गया है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रगड़ने के लिए तथा कलाई से पूर्व लोहे की चादर को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका था अम्ल। अब हम समझ लेते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा आपको होता है दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, बहुत ही आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल से। अब देखते हैं अम्ल। अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान समझिएगा, वही अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित एवं वियोजित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, ठीक, HNO3। ठीक, ये आपकी क्या है, प्रबल अम्ल है। अब जैसे हमारा जो प्रबल अम्ल होगा, जैसे प्रबल अम्ल हम मान लेते हैं हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, जैसे हम इसे जल में घोलेंगे ये पूरी तरीके से आयनित हो जाएगा और वियोजित हो जाए, यानी कि जल में पूरी तरीके से जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है मिल जाएगा, जल में पूरी तरीके से घुल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, और जो हमारा दुर्बल अम्ल होता है, यहाँ एग्जाम्पल जैसे कि H2SO4 है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जैसे हम इसे जल में घोलेंगे, एक्वस जलीय विलयन में घोलेंगे, ये हमारा 2H+ और SO4- में
ये टूट जाएगा और पूरी तरीके से मिल जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जैसे इसे हम जल में घोलेंगे एक्वस में, तुरंत उसी के अंदर, जल के अंदर ही आपस में टूट के हमेशा मिल जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा। H+ और Cl आयन में टूटेगा ये, ठीक। और इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जो होगा H+ में टूटेगा, HNO3 यानी नाइट्रेट में टूट जाएगा, ठीक। इस प्रकार से टूट करके पूरी तरीके से मिल जाएगा जल के अंदर, पानी के अंदर। इसी प्रकार से हमारा दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है वो अम्ल जो जल में पूर्णतः अनित्य वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड और इसे फार्मिक अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार का कंपाउंड का नाम पढ़ना नहीं आ रहा है तो इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हूँ कि आप बहुत ही आसानी से सारे कंपाउंड का नाम पढ़ सकते हो, ठीक। अब जैसे कि जो मैंने इतने कंपाउंड का आपको नाम बताया, कैसे आप इन सारे कंपाउंड का नाम पढ़ सकते हो, तो उसका ट्रिक है ना। तो ट्रिक जब पकड़ लोगे ना तो आप सारे कंपाउंड का नाम पढ़ लोगे, ठीक। अब ध्यान से पहले थ्योरी को समझिए। वो अम्ल जो जल में पूर्णतः अनित्य वियोजित नहीं होते, मतलब जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है, जैसे हम इसे जल में डालेंगे, एक्वस विलयन में डालेंगे, जैसे डालते ही नहीं पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, मतलब पूरी तरीके से आयनित एवं वियोजित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड है, ये भी पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से फार्मिक अम्ल ये भी पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, आयन में टूट जाएगा, मिलेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। जो पूरी तरीके से मिल जाएगा वो प्रबल अम्ल है, जो पूरी तरीके से नहीं मिलता है वो दुर्बल अम्ल है। हम समझते हैं कि अम्ल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आया होगा। यदि आपको कम समझ में आया है तो यानी कि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो बेसिक क्लास का हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उस वीडियो को जा करके वहाँ से आप जा करके सारी वीडियो को देखिए और समझिए और सीखिए। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए और इस सारी वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।